Good afternoon, girls. Good afternoon, sir. हाँ जी, गुड आफ्टरनून Good afternoon, गर्ल्स। sir. Good afternoon, sir. हाँ जी, हम कल कर रहे थे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हमने शुरू किया था। एक थ्योरी हमने कर लिया था। ओके। हाँ जी, तो क्या होता है बेसिकली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज? पहला हमने किया था नेट इनकम अप्रोच, सेकंड है हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सेकंड वाला है हमारा, सेकंड थ्योरी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। उसके अंदर हमारा क्या कहता है, जो फर्स्ट वाली जो हमारी ड्यूरन ने दी थी, उस थ्योरी जो दी थी उसके अंदर वो कहता है कि आपका जो है अजम्पशंस थी वो क्या थी कि भाई आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका सेम रहेगा, उन पे कोई रिस्क परसेप्शन पे, लेवरेज या डेट का यूज करने पे उनके रिस्क परसेप्शन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, और कोई भी आपका इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात जो आपका नेट इनकम अप्रोच थी वो उसका आपका कहना क्या था, वो ये कहती थी कि भाई आपका जो लिवरेज है उसका यूज करने से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होती है, और हमारी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा डेट क्या होता है, एक सस्ता सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या कहता है कि आपका जो लेवरेज है वो आपका क्या है, कोई भी प्रभाव नहीं डालता आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और आपके वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी प्रभाव नहीं डालता। चाहे आपका लेवरेज आपका 50-50 हो, यानी कि 50 आपका इक्विटी और 50 आपका डिबेंचर, चाहे आपका 30-70 हो, यानी कि 30% आपका डिबेंचर और 70% इक्विटी, या फिर आपका 70-30 हो, तो आपका कोई भी रेशियो डिबेंचर इक्विटी का या लिवरेज का वो आपका उसके ऊपर कोई भी असर नहीं डालता है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी असर नहीं डालता है। तो उसके अंदर आपका वो क्या कहता है, उसके अंदर आपकी उसकी अजम्पशंस क्या थी, क्या अज्यूम करके चलता है वो, कि आपका बेसिकली जो हमने उसमें अज्यूम किया था प्रीवियसली, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी गर्ल्स, ये व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर, दिख रही है। ओके। हाँ जी, तो अब यहाँ पे वो जो आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी क्या कहती है, अजम्पशंस इसकी भी कुछ कुछ कॉमन है आपकी। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपका, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, जो हमने किया था, कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा क्या है, रिस्क परसेप्शन जो है वो आपका डिबेंचर्स का जो रिस्क परसेप्शन है वो आपका चेंज नहीं होता है। द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज।
रिस्क परसेप्शन of debt does not change. Does not change. ये दिख रहा है ना गर्ल्स आपको? Yes, हाँ जी sir. सर. हाँ जी. उसके बाद क्या कहता है आपका? Market capitalizes the value of a firm as a whole, यानी कि the value of firm as a whole. ठीक है जी. उसके बाद फोर्थ आपका वही है कि देयर आर नो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स. देयर आर नो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स. ठीक है जी. ये अजम्पशंस हो गई इसकी. अब वो क्या कहता है आप इसको ध्यान से देखिए आप डायग्राम को. ठीक है. सर हाँ जी. सर ये लास्ट वाली लाइन में शायद आप नो लिखना मिस कर गए हैं. ओके ओके. हाँ जी. देयर आर नो कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्सेस. ठीक है. ये अजम्पशन है हमारी. उसके बाद आपका डायग्राम में आपका क्या कहता है? ठीक है. सॉरी जस्ट अ सेकंड. ठीक है. डिग्री ऑफ लेवरेज. ठीक है जी. ये डायग्राम दिख रहा है गर्ल्स आपको सभी को? यस सर. हाँ जी. अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है आपकी कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है. ठीक है जी. कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम है. ठीक है. और आपका इनकम टैक्स और आपका कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है. और आपका जितना ज्यादा आपका लेवरेज के साथ में यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिबेंचर के साथ में आपका रिस्क परसेप्शन ऑफ डिबेंचर यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आपकी इंक्रीज नहीं होती है. ठीक है. लेकिन आपका क्या है इस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डूरंट ने क्या कहा है कि भाई ठीक है आप एक हद तक आप यूज कर रहे हो हमने कुछ नहीं कहा. ठीक है. उसके बाद वो क्या कहता है कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या डिबेंचर्स का आप जैसे जैसे अपना लेवरेज बढ़ाते जाते हो आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको क्या लगने लग जाता है रिस्क
उनको फील होने लग जाता है कि भाई आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इतना ज्यादा डिबेंचर का यूज कर रहे हो, आप हमारे लिए रिस्क बढ़ा रहे हो। तो एज ए रिस्क प्रीमियम वो क्या करेंगे, ज्यादा डिविडेंड की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे होगे, जैसे जैसे आपका कॉस्ट ऑफ जैसे जैसे आपका लिवरेज बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपवर्ड शिफ्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका डिबेंचर जो है आपका ज्यादा यूज होने लग जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका बढ़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क आपका बढ़ा रहे हैं, हालांकि एज ए चीपर सोर्स हैं, वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या कर रहे हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को वो क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आपका आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स आप जितना ज्यादा लगा रहे हो, क्योंकि डिबेंचर्स आपका क्या है, एक चीपर सोर्स है, तो चीपर सोर्स होने की वजह से आपका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या कम होने लग जाता है। लेकिन आपने ज्यादा ज्यादा आप डिबेंचर यूज करते जा रहे हो, तो अब वो जो सस्ता सोर्स होने की वजह से आप डिबेंचर्स को ज्यादा यूज कर रहे थे, लेकिन आप उस सस्ते सोर्स से अब आपने क्या कर दिया है, फर्म का रिस्क बढ़ा दिया है। रिस्क बढ़ने की वजह से अब वो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्या करते हैं, अपना डिविडेंड ज्यादा डिमांड करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स के चीपर सोर्स होने की वजह से कम हो रहा था, अब वो आपका इक्विटी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ने की वजह से वो आपका क्या हो गया, कांस्टेंट होने लग गया। यानी कि अब आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या कहती है यहां पे, नेट ऑपरेटिंग अप्रोच क्या कहती है आपकी, एज cheaper source of finance debt। ठीक है जी, increases overall cost of capital decreases। But with increase in debt in capital structure, risk परसेप्शन, या रिस्क आप लिख सकते हैं, रिस्क परसेप्शन कीजिएगा, रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेस फॉर इन्वेस्टर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये स्क्रीन दिख रही है ना गर्ल्स सभी को? हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? Yes, sir.
increases for equity shareholders and they demand higher return oblique dividend as risk premium increase in cost of equity increase in cost of equity ऑफसेट्स, यानी कि उसको नलिफाई कर देता है एक तरह से, ऑफसेट्स दी cost cheaper source of debt। ठीक है, तो उसको क्या कर देता है, वो नलिफाई कर देता है, उसको ऑफसेट कर देता है। Thus, the overall cost of capital remains constant and with that value of the firm remains same। ठीक है जी, हो गया गर्ल्स क्लियर? यानी कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर जो इफेक्ट होता है उसका अपोजिट इफेक्ट किसके ऊपर होता था? नेट इनकम अप्रोच में वैल्यू ऑफ फर्म पे। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती थी? इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पे जो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है कि अगर आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो कि एक चीपर सोर्स है वो अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसके यूज करने से जो आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिक्रीज हुआ है वो आपका, क्योंकि ज्यादा आपने डिबेंचर्स यूज कर लिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो आपका जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका रिस्क बढ़ गया है। तो वो क्या करते हैं? रिस्क बढ़ने के लिए वो रिस्क प्रीमियम की डिमांड करते हैं, हायर रिटर्न की, हायर डिविडेंड की डिमांड करते हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाती है। तो जो आपका कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ था चीपर सोर्स ऑफ डेट यूज करने से, वो आपका क्या होता है? वो ऑफसेट हो जाता है, नलिफाई हो जाता है, किससे? आपका हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। तो उसके अंदर क्या होता है आपका? वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है आपको। ठीक है, यहां पे आप देखोगे तो ये आपका, ये आपके डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है आपका? कांस्टेंट हो जा रहा है। और उसके बाद आपका, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कांस्टेंट हो जा रहा है, तो आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है उसमें भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर गर्ल्स? Yes, sir.
ठीक है, बेसिकली आपका इसके अंदर आपका क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म जो है उन पे कोई असर नहीं होता है। तो दोनों ही थ्योरीज आपकी ड्यूरन ने दी है, डेविड ड्यूरन ने। एक कहती है कि भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पे लेवरेज जो है उसकी जो प्रोपोर्शन है वो असर डालती है, और एक कहते हैं कि उसके ऊपर कितना भी लिवरेज हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट नहीं करती, यानी कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आपका वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट नहीं करती। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे हमने सेम किया था, सेम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कल किए थे क्वेश्चंस। क्या कहता है, अ कंपनी एक्सपेक्ट्स अ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ रुपीज, यानी कि ये ईबीआईटी है, ये भी आपका इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, रुपीज कितना है आपका, 1,50,000। इट्स डेट अमाउंट टू अभी तक नहीं आया। रुपीज 8 लाख, और कॉस्ट ऑफ डेट आपको कितनी दी हुई है, केडी आपको कितना दिया हुआ है, 8%। ठीक है जी, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट आपको दिया हुआ है 12%, यानी कि के नोट आपको दिया हुआ कितना, 12%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट you are required to calculate value of firm and equity capitalization rate as per net operating income approach। ठीक है जी, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट है इसी का आपका, what will be the effect on the value of the firm and equity capitalization rate if the debenture is increased to 10 lakh? Calculate cost of equity and value of firm when debenture is rupees 10 लाख। ठीक है, थर्ड है आपका, what will be the effect on the value of the firm and equity capitalization rate if debenture is decreased to 5 lakh? सेम आपने के एंड वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है when debt is 5 lakh। ठीक है जी, हाँ जी, अभी तक हमने उस जो पहले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमारा क्या था कि भाई हम उसमें क्या करते थे,
पहले हम क्या निकालते थे, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट हमें गिवन होता था, वहां से हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते थे, डिबेंचर्स हमारा गिवन होता था, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, और उसको हम ऐड करके क्या निकाल लेते थे, हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, और फिर वैल्यू ऑफ फर्म और ईबीआईटी से हम क्या निकालते थे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें ईबीआईटी दिया हुआ है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से नेट ऑपरेटिंग इनकम कितना दिया हुआ है हमें, 1.5 लाख। ठीक है जी, हम उसमें कैसे निकालते थे भाई वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते थे भाई हम, हाँ जी गर्ल्स, सर वैल्यू ऑफ फर्म डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू और इक्विटी की मार्केट वैल्यू को ऐड करके। हाँ जी, उसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे हम, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे हम, सर ईबीआई हेलो, सर ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। ईबीआईटी अपॉन में फर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। तो यहां पे हमारा क्या है, हमें ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है, तो हम वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, यहां पे फॉर्मूला वही है जैसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते थे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि के नोट क्या होता था, के नोट होता था हमारा ईबीआईटी अपॉन में वैल्यू ऑफ फर्म। यहां पे अब हमें वैल्यू ऑफ फर्म हमें निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें गिवन है, कितना है हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 12%। हाँ जी, गिवन है या नहीं, हेलो, यस सर गिवन है। बोल दिया करो हाँ भाई। जी सर। हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, 12 अठे कितना होता है भाई, 12 अठे 12 को करो भाई, डिवाइड करो 150 से, सर ये हो जाएगा 12,50,000। 12,50,000 हो जाएगा। 12 लाख 50,000। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म हमारी आ गई 12.5 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 12.5 लाख आए ये हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, उसके बाद हमें क्या निकालना है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। अब यहां पे देखो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है जी, 12.5 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है जी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है भाई, सर वैसे आपकी स्क्रीन 8 लाख। शायद फ्रीज हो गई है, ओके जस्ट। सर 8 लाख। हाँ जी, अब दिख रहा है ये, सर अभी शो हो गई। अभी भी ये थोड़ा सा फ्रीज चल रहा है, मैंने इससे भी आगे हाँ लिखा जी सर अब दिख रहा है। यस सर। जस्ट सेकेंड, ये अभी भी थोड़ा सा स्लो है आई थिंक। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, एक सेकंड रुकिए, मैं शायद दोबारा शेयर करता हूं आपको। आपको दिख रहा है, अब आ गया शायद ये, हाँ जी। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है भाई, कितना डेट यूज कर रहे हैं हम, 8 लैक्स, 8 लाख।
ठीक है, ये आपकी स्क्रीन बार बार फ्रीज हो रही है। जस्ट सेकंड, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ। हाँ जी गर्ल्स, ये दिख रहा है यहाँ तक? हेलो, हाँ जी सर, Yes, दिख sir. रहा है। 8 लाख तक दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, 8 लाख तक दिख रही है Yes, सर। ओके, sir. दिख रहा है. हाँ जी। तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 12.5 लाख रुपए, और मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर आप लोग माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या आ जाएगा आपका मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आ जाएगा भाई? 12.5 में से 8 गए 4.5 लाख। 4,50,000. 4,50,000। 4,50,000. ठीक है जी, ये आगे 4.5 लाख आपकी इक्विटी आ गई। अब आपको क्या निकालना है? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है भाई? हमें मार्केट वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है। हम क्या निकालेंगे? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। हम उसमें जब हमारा फॉर्मूला करते थे नेट इनकम अप्रोच में, हम क्या निकालते थे? ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता था? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर अर्निंग्स अवेलेबल यस फॉर शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो हमारा वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमारा क्या आएगा? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका फ्रीज हो जाता है बार बार। ये गर्ल्स आपको दिख रहा है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। आई थिंक आप लोगों की स्क्रीन फ्रीज हो रही है ये। हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? हेलो।
हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? हेलो हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? क्या होगा? हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। हाँ जी, ये फिर लैपटॉप थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाँ जी, ये स्क्रीन दिख रही है गर्ल्स आपको, वाइट स्क्रीन अब? हाँ जी सर, दिख रही है। यस सर। यस सर। के अंदर नेट इनकम अप्रोच में क्या करते थे हम? हमारा अर्निंग्स अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारा बचता था ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट करने के बाद। तो हम वही कर रहे हैं, हमारा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स यानी कि ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट अपॉन में हमारा क्या होता था, क्या करते थे हम? वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारे निकल के आती थी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां पे क्या देगी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए तो करते थे हम ये अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटाइजेशन रेट। यस सर। तो अब हमें कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स ईबीआईटी माइनस में इंटरेस्ट अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। 1.5 लाख, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका? 1.5 लाख माइनस करो 8%, 64,000। कितना हो जाएगा? 8 लाख का 64,000। 1.5 लाख मार्केट वैल्यू कितनी है? 4.5 लाख। यस सर। 4.5 लाख है। यस सर। हाँ जी, 4.5 लाख है। इसको अब कर दो, यहाँ पे कितना आ गया? ये आ गया आपका। इसको सॉल्व जब आप करोगे, 1.5 लाख में से 60 गए आपके 90, सर 90 ये आ में जाएगा से 4 गए 86,000। 86। हाँ जी सर। 86 अपॉन में 4500, तो 45 को आप डिवाइड कर दो, 860 से 45 को डिवाइड कर दो। ठीक है जी, ये आपका जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 91.12 इक्विटी। हाँ जी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम अब आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप लोग ट्राई करिए, जिसके अंदर आपका क्या है? सिर्फ डिबेंचर आपका इंक्रीज और डिक्रीज किया गया है। यानी कि सेकंड पार्ट में आपके डिबेंचर्स 8 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गए, और आपका आपके 8 लाख से घटकर 5 लाख हो गए डिबेंचर। दोनों केसेस में देखो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म और आपकी जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो कितना आता है, देखो एक बार करके, करिए, ट्राई करिए एक बार। ओके सर। ओके सर।
सर हो गया। हो गया? यस सर। हाँ Yes, sir. जी, और किसी का हो गया Yes, भाई? sir. हाँ जी, तो ये हो गया क्लियर, ये कैसे आ रहा है आपका? उसमें अप्रोच में दोनों में फॉर्मूला दोनों आपके सेम ही हैं, ठीक है ना? बस थोड़ा सा आपको वो जो है वैल्यूज का आपने निकालनी है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है? हाँ जी गर्ल्स, हो गया ना ये सभी को क्लियर? क्या यस कैसे सर। हमारा यस उसके सर अंदर हो गया। दोनों बातें जो वो कहते हैं, दोनों दोनों ही थ्योरीज में, उसमें आपका नेट इनकम अप्रोच में आपका क्या कहता था कि भाई आपका जो वैल्यू ऑफ फर्म है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो आपका लेवरेज की वजह से अफेक्ट होता है। अगर लेवरेज आपका ज्यादा है, यानी कि आपकी डिवेंचर्स आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी और आप इंक्रीज होगी, ठीक है? लेकिन आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो कहता है कि आपका लिवरेज जो है वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पर प्रभाव, वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो वो आपने देखा होगा कि वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या आ रहा है, जो कि सेम आ रहा है तीनों ही केसेस में। 12.5 लाख आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है, ठीक है भाई? हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपका नेक्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच और आगे का करेंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड अभी तक? हाँ जी गर्ल्स, कोई डाउट? गर्ल्स, कोई डाउट अभी तक? नो सर। चलिए, तो आप अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए अब।